हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग ज्योग्राफी की घटना चक्र का यहां पर एमसीक्यू के माध्यम से रिवीजन कर रहे थे। तो हम लोग यहां ज्योग्राफी में जो हम लोगों ने देखा था, यूनिवर्स और सोलर सिस्टम देख लिया था। आज हम लोग लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड देखेंगे। ये किस काम के हैं, उससे हम लोग क्या निर्धारित करते हैं, कौन कौन से देश हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग शॉर्ट में समझते हैं। पहली बात अक्षांश समझते हैं। अक्षांश ग्लोब पर ऐसे होते हैं, बीच पे 0 डिग्री होती है और ये पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी होती है। ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ पर आपको मिलेगी। ये यहाँ नॉर्थ लिखेंगे क्योंकि इसके ऊपर को हम बोलते हैं नदर्न हेमिस्फीयर और इक्वेटर के नीचे को बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो ये 23.5 पे कैंसर यानी जिसको आप कर्क रेखा कहते हो, और उसके ऊपर 66.5 पर होगी। यहाँ पर भी नॉर्थ लिखा जाएगा आर्कटिक सर्किल, और 90 डिग्री पर यहाँ पर नॉर्थ पोल हो जाएगा। ऐसे ही 23.5 डिग्री यहाँ पर क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। इसको बोलते हैं कैप्रिकॉन मकर रेखा, और 66.5 पर हो जाएगी यहाँ पर आपकी अंटार्कटिक सर्किल, और 90 डिग्री साउथ पोल यहाँ पर हो जाएगा। तो उम्मीद है पॉइंट समझ में आया होगा। अगर हम इसको इस तरीके से देखें, इक्वेटर, कैंसर 23.5 पर, और फिर आर्कटिक सर्किल 90 पे आपका नॉर्थ पोल, फिर 23.5 डिग्री साउथ पर कैप्रिकॉन, फिर 66.5 डिग्री पे अंटार्कटिक, और 90 डिग्री साउथ पर यहाँ पर हो जाएगा आपका साउथ पोल हो जाएगा। तो ये आपका लैटिट्यूड हो गया। अब लॉन्गिट्यूड भी समझ लीजिए। अच्छा, अभी जो हमने लैटिट्यूड देखा, या तो नॉर्थ में होंगे या साउथ में होंगे। इक्वेटर को हम ग्रेट सर्किल भी बोलते हैं क्योंकि ये सबसे बड़ा है। तो बेसिक चीज़ हम समझ जाएंगे तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं तो यहाँ पर आप लॉन्गिट्यूड ऐसे देख लीजिए, ये है तो ये 0 डिग्री है। ये सेंटर से कोड़ी दूर है पर ये वर्टिकल है। तो ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, प्रधान यामोत्तर। और इसी को हम ग्रीनविच लाइन बोलते हैं। ग्रीनविच लाइन क्यों, क्योंकि ये लंदन के जो यूके में लंदन जगह है वहाँ पर कह सकते हो कि इसी ग्रीनविच लेबोरेटरी से पास होती है। दैट्स वाई इट्स नेम इज ग्रीनविच लाइन। और प्राइम मेरिडियन जीएमटी यही होता है। इसके इधर में ईस्ट लॉन्गिट्यूड ऐसे फैले होते हैं इस तरीके से। तो लैटिट्यूड तो पैरेलल होते हैं लेकिन लॉन्गिट्यूड पैरेलल नहीं है। देखिए, लॉन्गिट्यूड में आप देख रहे हैं कि ऊपर जाएंगे जब पोल की तरफ तो ये पूछा जाता है, जब पोल पे जाएंगे तो लॉन्गिट्यूड के बीच की डिस्टेंस घटती है, और इक्वेटर आएंगे तो लॉन्गिट्यूड के बीच की डिस्टेंस बढ़ जाती है। ऊपर में घटेगी, नीचे बढ़ेगी। तो ये बहुत ध्यान रखना है। दो लैटिट्यूड के बीच में 111 किलोमीटर की दूरी होती है, लेकिन लॉन्गिट्यूड में फिक्स नहीं होती क्योंकि पोल पे जाओगे लॉन्गिट्यूड 0 हो जाएंगे और इक्वेटर पे ज़्यादा होती। तो मैक्सिमम दूरी अगर आप देखेंगे 111.32 किलोमीटर मिलेगी लॉन्गिट्यूड की, वो भी कहाँ, इक्वेटर पर मिलेगी। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट है। थोड़ा सा अगर स्पीड लगा हो तो आप इसको ज़रूर देखें, और ये यहाँ पर सब लिखा हुआ है, मैं इसको यहाँ पर आप देख लीजिएगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन आंसर के माध्यम से करेंगे, देखेंगे कौन कौन से देश हैं। अब पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा स्थान है जो अक्षांशीय स्थिति सही हो सकती है। देखिए, लैटिट्यूड कभी ईस्ट में नहीं होंगे और कभी वेस्ट में नहीं होंगे, या तो नॉर्थ होंगे साउथ होंगे। तो 90 डिग्री यहाँ पर तो हो ही नहीं सकता है। उम्मीद है पॉइंट समझ में आया होगा। तो 90 डिग्री तो से ऊपर होगा ही नहीं। तो ये 45 डिग्री वाला आपको सामने यहाँ पर आंसर सही मिल जाएगा। उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा और वो सही कर लेते हैं, फिर हम लोग यहाँ पर देखेंगे। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पूछा है इनमें से कौन ग्लोब पर वृहद सर्किल नहीं है। तो देखिए, जितने लॉन्गिट्यूड होते हैं वो वृहद सर्किल ही होंगे। ठीक, इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, एक इक्वेटर वाला हो गया और मुख्य देशांतर मतलब प्राइम मेरिडियन वाला। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सब सही ये है, लेकिन डी वाला नहीं होगा क्योंकि इक्वेटर के ऊपर ऐसे जाएंगे तो 60 डिग्री पड़ेगी, वो ग्रेट सर्किल नहीं बनेगा। क्योंकि जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल जाते हैं तो लैटिट्यूड की रेडियस कम होती जाती है, इसको भी ध्यान में रखना है। 0 डिग्री अक्षांश और देशांतर, तो देखिए जैसे ये हमारा ग्लोब है तो ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड और 0 डिग्री इक्वेटर एक दूसरे को कहाँ कट करते हैं। तो देखिए भाई, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है तो यहाँ से लाइन ऐसे आती है और ये लाइन ऐसे जाती है। तो ये 0 डिग्री लैटिट्यूड, ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ये एक दूसरे को कट करते हैं। इस जगह पर आपको पॉइंट मिलेगा, यहाँ पर देखने को मिलेगा गल्फ ऑफ गिनी में, और ये है अटलांटिक ओशन में। तो उम्मीद है ये पॉइंट आपको जरूर समझ में आया होगा। आप इसको यहाँ से देख सकते हैं क्योंकि ऐसे प्रश्न आपसे जरूर पूछे जाते हैं, तो उसको हमें पूरा कवर करना है और कोई भी पॉइंट को हम छोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो चलिए ये पॉइंट यहाँ पर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
4th नंबर। अब यहाँ पर पूछा गया है कि कौन से महाद्वीप को करता है। तो देखिए अगर हम बात करें तो ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड और ये इक्वेटर, इसके ऊपर यहाँ पर ये यूरोप हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन में भी सी क्या दिया हुआ है, यूरोप दिया हुआ है। तो इस पॉइंट को हमें याद रखना है क्योंकि ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जमाने की संभावना बिल्कुल रहेगी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर कलर ये अगर सही नहीं लगेगा तो मैं चेंज कर दूंगा। अगर कह रहा है एक विमान है 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से उड़ा है, ठीक है, मतलब यहाँ से, और 50 डिग्री पूर्वी देशांतर यानी यहाँ कहीं से उड़ा है, वो पृथ्वी के विपरीत सिरे पर नीचे उतरता है। मतलब इतने पे ही अगर नीचे उतरेगा तो कहाँ पहुँचेगा, तो देखो भाई 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे जाएगा और 130 50 उस पर चला जाएगा। देखिए 180 होता है, 50 कवर कर लिया तो कितना हो जाएगा 130। 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन से 180 इधर और 180 इधर होता है। तो ये ईस्ट लॉन्गिट्यूड होते हैं, ये वेस्ट लॉन्गिट्यूड होते हैं। उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। और चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा है नगरों में से कौन सा दूरतम नगर स्थित है। तो देखो भाई यहाँ पर क्या है कि देखा जाता है कि अब एक दूसरे से दूर में होगा। तो यहाँ पर लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड की बात करेंगे तो इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर अगर देख ले, ये देखिए यहाँ पर अब सारे यहाँ पर नॉर्थ हैं 39 38। तो अब अगर हम इक्वेटर से बात करेंगे तो रोम 41 पे आएगा। अगर आपको पता होगा तो ये रोम की बात हो रही है, ठीक है, ये लैटिट्यूड्स की बात हो रही है, तो ये ऊपर में जाएगा 41 नंबर पे। इक्वेटर ऐसे ऐसे तो दिल्ली पड़ जाएगा, फिर ऊपर बीजिंग पड़ जाएगा, न्यूयॉर्क पड़ जाएगा, इटली थोड़ा सा इटली थोड़ा सा ऊपर आएगा। तो ये ऐसे करके तो ये सबसे ऊपर पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा अभी देशांतर आ गए, और भी प्रश्न यहाँ पर हम लोग आगे देखेंगे। देशांतर देख लेते हैं। देखिए ये यहाँ पर ग्लोब है, ये बीच में प्राइम मेरिडियन है और ठीक इसी के पीछे 180 मिलेगी। ये यहाँ तक है जहाँ पर ये सर्किल है। मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ जिससे आपको दिखे। ये जो सर्किल है यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की लाइन जो खींची गई ये 0 डिग्री है। ठीक इसी के पीछे देखिए 180 है जिसको हम इंटरनेशनल डेट लाइन भी कहते हैं। ये ऊपर से नीचे ऐसे करके सारे देशांतर हैं 180 तक। फिर इधर से भी 0 1 2 3 करते कहाँ पहुँचेंगे 180। तो इधर वाले ईस्ट हो गए, इधर वाले वेस्ट लॉन्गिट्यूड हो गए। ये भी केंद्रीय दूरी होती है। अब देखिए 1 घंटे में पृथ्वी जब घूमती है तो एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट, तो 1 घंटे में कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, 15 चौके 60 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर कुछ देश हैं यानी इंटरनेशनल अंतर 0 डिग्री पे कौन कौन से देश हैं, और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे जीएमटी वाले देश। फिर यहाँ पर आपको दिया है कि जीएमटी के मानक समय का उपयोग कौन कौन से देश करते हैं। ये हो गया भारत जो है 0 डिग्री और 82 डिग्री, भारत का 82.5 डिग्री क्या है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन है, इसके बीच में क्या है 82.5 डिग्री है। तो 1 डिग्री बराबर होता है बच्चों 4 मिनट होता है, ठीक है 4 मिनट। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे कि 82.5 डिग्री, तो 82.5 को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर 1 डिग्री में 4 है तो आधा डिग्री में 2 मिनट, 82 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 328 मिनट प्लस 2, तो टोटल कितने मिनट हुए, टोटल हो गए 330 मिनट। आप इसको अगर दोबारा देख लीजिएगा तो टोटल 330 मिनट आएगा। तो 300 मिनट बराबर हो गया 5 घंटे, और आधा घंटे का मतलब आधा, तो 5.5 घंटे हम लोग जीएमटी से आगे हैं। ठीक है, हम लोग के यहाँ सूरज पहले निकलेगा, इंग्लैंड में बाद में निकलेगा। तो कह रहे हैं काहिरा का समय ग्रीनविच से आगे है, तो कितना घंटे आगे है। तो देखो भाई अब 1 डिग्री बराबर कितना मिनट, 4 मिनट लगता है, मिनट को ऐसे लगाते हैं, ठीक है। तो अब एक है 60 डिग्री है, तो यानी कि 15 डिग्री घूमेगी, मतलब 15 डिग्री 1 घंटे में, और 2 घंटे में कितना हो जाएगा, तो 15 और जोड़ दीजिए, 15 चौके 60 होता है। तो 15 डिग्री 1 घंटे में, 15 डिग्री 2 घंटे में, तो टोटल कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। कहाँ, पूर्वी देशांतर। तो काहिरा कहाँ पड़ता है भाई, देखो ऐसा है कि ये 0 डिग्री है तो इजिप्ट इधर ही कहीं पड़ता है। तो 2 घंटे के बराबर हो गया 120 मिनट हो गया। 120 को अगर हम यहाँ से क्या करें 4 से मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड कर दें, तो 4 3 12 हो जाएगा, 30 डिग्री आ गया, सिंपल सा है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर सुबह 6:30 बजे किस देशांतर पर बजेंगे। तो देखो भाई ऐसा है कि 0 डिग्री पे कैसे 5.5 घंटे पीछे हैं। तो देखो अगर यहाँ पर 6:30 बजेगा तो हम लोगों के यहाँ कितना बजेगा, तो हम लोगों के यहाँ 12 बजेगा। कितना बजेगा, 12 बजेगा। कैसे भाई, अगर इसको हम 7 बजा लें, अगर 6:30 को 7 बजा लें तो 7 से 5 12 घंटे, मतलब 7 से 12 5 घंटे, आधा घंटे और पीछे चले आए, हो गया 5.5 घंटे। तो कुछ कैलकुलेटिव क्वेश्चन है जो यहाँ पर दिक्कत होगी। अगर कोई डाउट लगे आप टेलीग्राम पर बिल्कुल क्वेश्चन आप भेजें, और आप नीचे ग्रुप की लिंक दी रहेगी, आप उसको ज्वाइन करें और वहीं पर आप बिल्कुल पूछ सकते हैं।
यदि दो स्थानों के बीच में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है तो दो के बीच में कितना अंतर होगा? तो भाई जाहिर सी बात है 6 घंटे। कैसे? 90 डिग्री है, 1 घंटे में यहाँ पर 15 है, तो 15 से डिवाइड कर दो 15 डिग्री से, तो 15 छक्के 90, तो 6 घंटे आ गया है। ये बहुत सिंपल है। देखिए यहाँ लिखा है ना, एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का अंतर होता है। 90 का होगा तो 9 चौके 36, 360, तो 360/6, तो यहाँ पर आ गया 15। ठीक है, कैलकुलेशन करने के तरीके हैं, मेरा अपना तरीका है, यहाँ पर इनका अलग तरीका है, तो आप उससे जरूर करें। कह रहे ग्रीनविच बीच में है, मतलब 12 बजे हैं, किसी जगह पर 5 बजे हैं, तो कौन सा यामोत्तर है तो बताइए। तो भाई 75 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको कैलकुलेट करवाते हैं। देखो 1 घंटा बराबर 60 मिनट, तो 60, तो अब 5 घंटे हैं तो यानी टोटल 300 मिनट हो गए, और 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, तो 300/4 से कर देंगे तो 75 डिग्री आंसर यहाँ पर आ जाएगा। कौन सा देशांतर प्रधान यामोत्तर से मिलकर ग्लोब के वृहत निर्माण करता है? तो अभी जब हमने ये वाला दिखाया था तो 0 और इसके ठीक पीछे 180, यही तो सर्किल बनेगा, तो 180 यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका। तो आगे देखते हैं, नई सहस्त्राब्दी के सूर्योदय की प्रथम किरण भारत के किस यामोत्तर पर दिखाई देगी? देखिए 93-30 पे दिखाई देती है। ठीक है, ये तो इस देखिए ऐसा है कि इंडिया जो है 68 डिग्री लॉन्गिट्यूड से शुरू होता है, 68 डिग्री 7 मिनट से 97-25 पर जाता है, पर दिए ऑप्शन में सबसे ईस्ट में जो पॉइंट होगा उसी में सूरज सबसे पहले निकलेगा। तो इंडिया में कोई भी लैटिट्यूड होगा तो वो नॉर्थ में होगा, यानी अक्षांश में सारे हैं, और जितने भी देशांतर हैं वो सारे ईस्ट में हैं। तो यहाँ पर आपके सामने कुछ लिखा है ना कि रॉयल ग्रीनविच लेबोरेटरी के अनुसार भारत में जो सूर्योदय की प्रथम किरण है निकोबार के कटचल आइलैंड पर दिखाई देगी। कटचल आइलैंड मुख्य भूमि से 1600 मीटर दूर 93-94 के आसपास है। अगर मेन लैंड कहता कि मुख्य भूमि पर बताइए तो अरुणाचल प्रदेश का किबिथु है। आप यहाँ पर इसको बिल्कुल ध्यान रखें, अरुणाचल प्रदेश का किबिथु हो जाता है। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने के लिए क्या प्रधान यामोत्तर रेखा, प्रधान माध्यान्ह रेखा कहते हैं इसको, तो ये यहाँ पर ध्यान रखिएगा। प्रधान यामोत्तर को अंतर्राष्ट्रीय देशांतर या ग्रीनविच लाइन, भाई जीएमटी की बात हो रही है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखो कहाँ कहाँ से गुजरती है, इसका मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला है, शॉर्ट्स में आप जाके देखें। बीएसएफ गेम टोगो में होते हैं, बीएसएफ गेम टोगो में होते हैं, टोगो यूके किंगडम में होते हैं। तो ठीक है, यूनाइटेड किंगडम हो गया, टोगो हो गया, यहाँ पे क्या होगा आपका फ्रांस हो गया, यहाँ पर एस से स्पेन हो गया, और यहाँ पर बी से बुर्किना फासो हो गया। ठीक है, तो यहाँ एम से माली हो गया, ए से अल्जीरिया हो गया। तो इस तरीके से मैंने आपको पूरा बता रखा है, आप वहाँ पे देखें। प्रधान यामोत्तर नहीं गुजरती है तो नाइजर से नहीं गुजरती है, ये ऑप्शन लिखे हुए हैं, आप इनको याद कर लीजिए, रट लीजिए। शॉर्ट ट्रिक्स में आप हमारे उसमें देखिएगा, मैंने वहाँ पर बता रखा है, आपको बिल्कुल पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, जो प्राइम मेरिडियन है अल्जीरिया से जाती है और फ्रांस से जाती है, इन दोनों देशों से नहीं जाती, तो दोनों ऑप्शन क्या हो गए, गलत हो गए। देखिए यूपी पीसीएस मेंस स्पेशल 2008 में प्रश्न आया हुआ है, जीएमटी के समान किनका समय जीएमटी के समान है, यानी ग्रीनविच मीन टाइम, तो जो शहर वहाँ पर होंगे तो अक्रा, मैड्रिड, और क्या हो गया कि लिस्बन, डबलिन में नहीं, तो ये नाम याद रखिएगा 1, 2, 4, ये थोड़े से याद करने वाले काम हैं। तो देखिए घाना की राजधानी अक्रा, आयरलैंड की डबलिन और पुर्तगाल के लिस्बन, तीनों ही जीएमटी पे है। मैड्रिड स्पेन की है जो इतने देशांतर पर है, तो जीएमटी के समान नहीं है। किसी एक क्षण निम्नलिखित नगरों में से किस एक में घड़ी के समय अन्य 3 नगरों के समान नहीं है? तो आदिस अबाबा इथोपिया। तो ये देखा जाता है कि देखो भाई, ये जो देश है सारे जीएमटी पे पड़ते हैं। आदिस अबाबा इथोपिया पता है कहाँ है? अफ्रीका में है। ये जीएमटी इधर से जा रही है, इथोपिया यहाँ पड़ेगा, तो यहाँ पर दोनों में घड़ी में अंतर पाया जाएगा। अब देखिए, ग्रीनविच देशांतर से कोई पूर्व पश्चिम स्थिति के आधार पर ग्रीनविच मानक समय से आगे पीछे कौन कौन है? देखिए क्यूबा, ग्रीस, इराक, कोस्टारिका और जापान। तो इसमें देखिए ये यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा टाइम निकाल के इसको जरूर देखें, क्योंकि सबका अलग अलग समय है। ऐसे क्वेश्चन पर आप सीधे सीधे से बात है, आप उसको कैलकुलेट करेंगे। कह रहे हैं आईएसटी से दोपहर होती है और धरती पर अन्य स्थान पर लोग सुबह 6 बजे की चाय ले रहे होते हैं, उस समय का लॉन्गिट्यूड क्या है? तो देखिए ऐसा है भाई, मान लीजिए कहीं पर 12 बजे हैं और कह रहे हैं कि सुबह 6 बजे क्या कर रहे हैं कि ये लोग चाय ले रहे हैं, तो कितना घंटे का फर्क है भाई? 6 घंटे का फर्क है, 6 से 12 6 घंटे, तो 6 छंग 36, 360 हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर देखेंगे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 90 देशांतर आएगा, 360/4 करेंगे तो 90 देशांतर आ जाएगा। उसी हिसाब से यहाँ पर देखिए किया गया है।
अगला है ग्रीनविच से 12 बजे एक तार भेजा गया और तार संप्रेषित करने में 12 मिनट का समय लगा। एक नगर में 6 बजे हैं, शाम को 6 हैं, तो ये देशांतर इसका बताइए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 87 हो जाएगा, 87। देखिए ऐसा है ना कि कितना मिनट लगा है, 12 बजे तार भेजा, 12 मिनट लगा है, तो इसमें क्या करना है, तो अब यहाँ पर हम लोग 82.5 पे तो थे, मान लीजिए अगर ले लें तो उसी के हिसाब से यहाँ का कैलकुलेशन हम आपको दिखाते हैं, इससे कि जल्दी होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि पूरा टाइम दिया गया है, और टाइम देखिए कैलकुलेटिव है थोड़ा सा, इसको करना पड़ेगा। बस इतना याद रखिएगा, 1 डिग्री के बराबर 4 मिनट होता है, और आपसे कहा गया है कि 20 डिग्री चले, तो क्या है कि भाई आप सीधी सीधी सी बात है, 4 से इससे क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करोगे, समझ में आ जाएगा कितना हम चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है तो ये पैसिफिक ओशन से जाती है। अगर सागर की बात करेंगे तो यहाँ पर आप बेरिंग सी बताएंगे, बेरिंग सी बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिथि निर्धारक रेखा ग्रीनविच से 12 घंटे का अंतर है, और तिथि निर्धारक से यहाँ पर क्या है, 180। देखिए जीएमटी से 180 के बीच में 12 घंटे का अंतर है, और अगले 180 से 0 तक आने में 12 घंटे, टोटल 24 घंटे। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही हैं, और उसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर सही जा रहा है। अगले प्रश्न पे आएंगे, ग्लोब के 2 स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी कहाँ मिलेगी, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर। न्यूनतम दूरी कहाँ मिलेगी, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर मिलेगी। यदि धरती पृथ्वी के घूर्णन की दिशा उत्क्रमित कर दी जाए, उल्टा कर दी जाए, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दोपहर हो तो भारतीय मानक समय क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए भारतीय मानक समय क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो 6:30, क्योंकि अब 5 घंटे थे तो यहाँ पर उल्टा कर दीजिए, 6 से 12 का हो जाएगा तो 5.5 घंटे हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव आपके लिए है, और इसको यहाँ पर मैंने ये देख दिया है, आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको टाइम से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कह रहे कौन सी जल डमरू अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के निकट है, तो अभी मैंने बताया बेरिंग स्ट्रेट, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला है, कैलकुलेशन वाले पे नहीं आते क्योंकि इसमें आपको टाइम लगेगा, और इसको यहाँ पर बस थोड़ा सा समय लेकर देखा जा सकता है। ये यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन है और इसका ये क्वेश्चन है, और आप इसको ज़रूर सॉल्व करें और कमेंट में इसका आंसर बताएं। तो इसको हम ड्रॉप करते हैं। अगला है यहाँ पर, किसी जगह से सबसे कम और सबसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में निकलित कौन सा, तो देशांतर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं लॉन्गिट्यूड के माध्यम से। देखिए 6 बजे प्रातः पे किसी दिन ग्रीनविच मीन टाइम है, वहाँ पर क्या है कि 3 बजे है, तो देशांतर क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 45 डिग्री अंतर देखा जाता है। ठीक है, तो 6 बजे प्रातः बजे हैं और यहाँ पर क्या है कि 3 है, तो हम लोग देखेंगे तो अंतर आ जाएगा, 3 घंटे का अंतर आ जाएगा। 1 घंटे में 15 डिग्री, 3 घंटे में 45 डिग्री। सिंपल सा लॉजिक है और इसमें कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पर इस तरह से घटाया गया है। कौन से समय की प्राकृतिक इकाई नहीं है, तो मानक समय है। समय की कोई प्राकृतिक इकाई नहीं हम लोगों ने किया। अब देखते हैं इक्वेटर पे कौन कौन से देश हैं। यहाँ पर देखिए इक्वेटर पे देश लिखे, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील। ये आपके पीसीएस में, आपके पीसीएस एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, एसएससी के एग्जाम में। अभी देखिए सिलेक्शन पोस्ट वाली सब आ गई हैं एसएससी की, तो आप जरूर उसको देखिए। जो लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल भरें, बाकी ये पीसीएस और सभी एग्जाम के लिए काम आने वाला है। तो ये देश देख लीजिए, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, गैबन, कॉन्गो रिपब्लिक गणराज्य, और ये कॉन्गो गणराज्य, युगांडा, केनिया, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती और यहाँ पर साओ टोमे है। तो नेक्स्ट पे आते हैं, देखते हैं इससे क्वेश्चन। इक्वेटर लाइन पे टोटल 13 देश हो गए। भूमध्य रेखा, मकर रेखा, अफ्रीका तीनों से गुजरती है, मतलब अफ्रीका से ये तीनों लाइनें गुजरती हैं। साउथ अमेरिका से इक्वेटर और कैप्रिकॉर्न गुजरती है, लिखा हुआ है। अब देखिए पूछा गया है कि भूमध्य रेखा इक्वेटर की लंबाई 40,000 किलोमीटर है, यानी अर्थ की यहाँ पर लंबाई पूछ रहा है जो इक्वेटर वाले समय है। किस एक देश में से भूमध्य रेखा गुजरती है, तो भूमध्य रेखा देखिए अभी बताया हमने, कोलंबिया, केनिया और इंडोनेशिया से इक्वेटर लाइन गुजरती है। 13 देश यहाँ पर फिर से लिखे हैं, बार बार आप इसको देखें, स्क्रीनशॉट लें और बिल्कुल पढ़ें। अगले पे आते हैं, पूछा गया है कौन से देश से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, भूमध्य इक्वेटोरियल गिनी और रवांडा, ये दोनों नाम नहीं थे, बाकी गैबन और सोमालिया थे। भूमध्य रेखा किस देश से नहीं गुजरती है, तो मैक्सिको से नहीं गुजरती है, मैक्सिको इससे नहीं गुजरती है, बाकी आंसर सही है। भूमध्य रेखा पर अवस्थित है, तो भूमध्य रेखा पर क्या है, कोलंबिया और केन्या स्थित है। ये यहाँ पर आपका इसका ऑप्शन हो जाएगा। यूपी पीसीएस 2010 में पूछा गया है, तो आगे भी पूछा जा सकता है। भूमध्य रेखा कहाँ से गुजरती है, तो भूमध्य रेखा केन्या से गुजरती है। जिन अक्षांश पर वार्षिक तापमान न्यूनतम होता है वो कौन सी लाइन होगी, इक्वेटर। तो इक्वेटर पर जो होता है कि हमेशा धूप रहती है, डेली बारिश होती है, जिसे हम कन्वेक्शनल रेनफॉल कहते हैं। 2 से 4 बजे के बीच में बहुत बारिश होती है।
अगला है यहाँ पर कौन सा देश भूमध्य रेखा के सर्वाधिक है, तो यहाँ पर सिंगापुर। इक्वेटर, अब देखिए इक्वेटर क्या है ना कि जैसे अब इक्वेटर है तो उसके आसपास की सिटी थोड़ा देख लीजिए, जो भी इस पर देश हैं वो आप मैप लेकर देख सकते हैं। और मैं अभी एक मैप का वीडियो डालूंगा छोटा सा, आप जरूर देखिएगा। जितने भी देश इक्वेटर पे हैं या कैंसर पे है, कैप्रिकॉर्न पे, उसको मैं वहाँ पर बताऊँगा और आप उसको जरूर देखें। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों कहाँ से गुजरती हैं, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट से गुजरती हैं। अब देखते हैं कैंसर लाइन पे कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो अब चलिए एक चीज़ और आपको यहीं पर बता देते हैं, थोड़ा सा स्पेस लेकर, कहीं पर अगर जगह होती। यहाँ पर देखिए ये आपके पास पूरा ब्लैंक मिल गया। तो देखिए मैं आपको बता दूँ, इक्वेटर, कैंसर और सॉरी मैं फिर से बता देता हूँ, इक्वेटर, कैंसर और कैप्रिकॉर्न। तो ये कैंसर लाइन हो गई, मैं लिख देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आए। और ये मकर रेखा हो गई, कैप्रिकॉर्न हो गई। तो देखिए किस डेट पे कहाँ सर सनलाइट पड़ती है, यहाँ पर 21 मार्च और 23 सितंबर। तो 23 सितंबर होता है, कैंसर पर 21 जून को सन परपेंडिकुलर होता है और कैप्रिकॉर्न पे 22 दिसंबर को होता है। तो 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में बड़ा दिन, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, और 21 मार्च और 23 सितंबर को बोलते हैं विषुव, इक्विनॉक्स बोलते हैं। जब दिन रात की अवधि बराबर हो उसे हम इक्विनॉक्स कहते हैं। तो बस इतनी सी बात अगर आप समझ गए हैं तो आपको कर्क रेखा से संबंधित प्रश्नों में दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पर कर्क रेखा पे स्थित देश हैं। और देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के समय सूर्य उन्नत होता है तो 43 डिग्री पर होगा। तो यहाँ पर देखिए समझाया गया है और आप इसको जरूर यहाँ से देखें कि मकर संक्रांति को 22 दिसंबर होते हैं तो मकर रेखा पर सूर्य की किरणें परपेंडिकुलर होती हैं। पृथ्वी अपने एक्सिस पे 23.5 झुकी है, तो यानी वहाँ पर दे रहे हैं कि 49 कोण इसके कर्क रेखा पर 47 उसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, तो आपका आ जाएगा 43.5 हो जाएगा, या फिर 23.5 डिग्री झुकी है और 23.5 और आप जोड़ देंगे तो 47 डायरेक्ट हो जाएगा। कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती, तो ईरान से नहीं गुजरती। देखिए कौन कौन से देश हैं, मैं इसकी एक ट्रिक लेके आने वाला हूँ। तो हवाई आइलैंड मैक्सिको, यूएसए और मैक्सिको, बहमास, मारिटानिया, ये मैक्सिको अलग देश है, यूएसए अलग है। अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, भारत, म्यांमार, ओमान, ताइवान, चाइना, बांग्लादेश, यूएई, सऊदी अरब, वेस्टर्न सहारा, नाइजर और माली, इतने सारे देश हैं। उसी हिसाब से हमको आंसर करना है। अब देखते हैं कैप्रिकॉर्न पर। तो कैप्रिकॉर्न पर क्या है भाई, कह रहे हैं पृथ्वी अपनी ध्रुव पर पश्चिम से पूर्व घूर्णन करने के कारण मौसम परिवर्तन होता है। ठीक है, तो पृथ्वी अपनी ध्रुव पश्चिम से पूर्व घूर्णन के कारण, तो रोटेशन के कारण हो रहा है। ठीक है, अब वहाँ पर दिन और रात घटित होते हैं। मौसम देखिए सब दिया, बहुत सही दिया हुआ इसमें। मौसम तो सडन चेंज हो सकता है, अभी 2 मिनट बाद हो सकता है ओले गिरने लगे, 2 मिनट बाद बारिश हो सकती है, तो मौसम सडन चेंज होता है। दिन और रात की घटना होती है, दिन और रात रोटेशन से होता है। अगर पूछे ऋतुएं कैसे बदलती हैं, तो ऋतुएं बदलती हैं परिक्रमण से, रिवॉल्यूशन जिसको बोलते हैं, परिक्रमण से, पृथ्वी का झुका होना, इन सब से। अगला है मकर रेखा नहीं गुजरती है, तो देखिए भैया बोलीविया से नहीं गुजरती। यहाँ पर कैप्रिकॉर्न के देश दिए हुए हैं, ब्राज़ील, पराग्वे, अर्जेंटीना, चिली, फ्रेंच पोलिनेशिया, बोत्सवाना, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, टोंगा और नामीबिया। देखिए इस पर मैं शॉर्ट ट्रिक का एक वो डाल दूंगा, आप उसको वहाँ पर जरूर देखिए, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। और जो लोग क्या कहते हैं डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप से नंबर लेकर, तो मैं वहाँ पर भी बता दूंगा। आप वहाँ पर YT जरूर लिखिए जिससे हमें पता चले कि आप हमारे यूट्यूब के थ्रू जुड़े हुए हैं। अब देखिए दिन रात की घटना। ठीक है, दिन रात वाली बात कर लेते हैं। तो अभी मैंने बताया था किस डेट को किस लाइन पर सन परपेंडिकुलर होता है, तो किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं, तो भाई देखो 23 सितंबर को होते हैं या तो 21 मार्च को होते हैं। 21 मार्च वाले को बोलते हैं बसंत विषुव या वर्नल या स्प्रिंग इक्विनॉक्स, और 23 सितंबर वाले को बोलते हैं ऑटम इक्विनॉक्स यानी शरद विषुव कहा जाता है उस पॉइंट को। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर दूसरा, इक्विनॉक्स वर्ष के 2 काल जब दिन रात बराबर होते हैं तो कब कब होता है, 21 मार्च और 23 सितंबर को इक्विनॉक्स होता है। उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। वर्ष भर रात और दिन बराबर कहाँ होंगे, इक्वेटर लाइन पर होंगे। 21 मार्च और 23 सितंबर ये तब से चल रहा है, कई बार रिपीट हुआ है, तो उम्मीद है मित्रों आपको समझ में आया होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। उत्तरी गोलार्ध में कर संक्रांति का दिन कितना होगा, तो कर संक्रांति 12 घंटे पे होगा। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन, तो देखिए जिस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर। देखिए मैं समझा देता हूँ, इक्वेटर, कैंसर पे 21 जून और मकर पर यानी कैप्रिकॉर्न पर यहाँ पर होता है 22 दिसंबर। अब एक चीज़ समझिए, 22 दिसंबर को मकर पे बड़ा दिन होगा तो ठीक, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में छोटा दिन होगा। लेकिन अगर 21 जून को यहाँ प्लस, सॉरी गलत हो गया,
यहाँ पर बड़ा दिन होगा तो मतलब 22 दिसंबर को, तो 22 दिसंबर को यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में आपको मिल रहा होगा, छोटा दिन मिल रहा होगा, क्योंकि ठंडी में से छोटे दिन होते हैं, आप ऐसे दिमाग लगाइएगा। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन होता है, तो 21 जून को हमारे यहाँ बड़ा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में, तो दक्षिणी गोलार्ध में उसी दिन छोटा दिन हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। वर्ष का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, तो देखिए भाई यहाँ पर 22 दिसंबर कह सकते हो, बट 21 जून हम लोग नदर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं, तो 21 जून भी सही है और 22 दिसंबर भी सही, क्योंकि इसमें इन्होंने लिखा नहीं है। किस तारीख को बड़ा दिन होगा, तो बड़ा दिन होगा भाई 21 जून को होगा। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर। ये देखिए बीपीएससी और कितने कितने पूछा गया है, 48 से लेकर 52 तक पूछा गया है, मतलब इस नंबर के पीसेस में। किसमें दोपहर की छाया आपकी सबसे छोटी होती है, तो जिस दिन लंबा दिन होगा, जिस दिन सूर्य परपेंडिकुलर होगा उसी दिन, तो 21 जून को आपकी शैडो, अगर आप सदर्न हेमिस्फीयर में है तो 22 दिसंबर हो जाएगा आपका आंसर, अगर आप सदर्न हेमिस्फीयर में है तब की बात हो रही है। अगले प्रश्न पे आते हैं। ग्रीष्म आयनांत, तो ग्रीष्म आयनांत होता है 21 जून को। शीत आयनांत कब होगा, 22 दिसंबर को होगा। शीत आयनांत 22 दिसंबर को होता है। तो मैंने स्प्रिंग इक्विनॉक्स बताया था 21 मार्च, वर्नल भी उसी को बोलते हैं। 23 सितंबर को आपका ऑटम इक्विनॉक्स, उसके बाद 22 दिसंबर को विंटर सोल्स्टाइस यानी शीत आयनांत, और 21 जून को समर सोल्स्टाइस यानी ग्रीष्म आयनांत। 21 तारीख को क्या होता है, 21 तारीख को उत्तरी ध्रुव पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता है और हम लोग की शैडो 0 बनती है, याद रखना। अब देखिए यहाँ पर पृथ्वी का उत्पत्ति आया, जिसमें बहुत सारे सिद्धांत हैं। टकराव सिद्धांत बफन का, गैसियस सिद्धांत इमैनुअल कांट, निहारिका लाप्लास यानी कह सकते हो इसका निहारिका, तो नेबुला बोलते हैं, उल्का पिंड लॉकियर, ये सब कुछ हैं। आप इसको यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर जरूर देखिए, कभी मिलाने को आ सकता है तो इसको आप जरूर करें, और हम लोग आगे मिलेंगे, इसको समझेंगे यहाँ पर कौन सी चीज़ें कहाँ पर हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 क्वेश्चन हैं। तो निम्न में से किसने, विद्वानों ने सुझाव दिया कि पृथ्वी की उत्पत्ति में गैस और धूल, तो ये ओ शिमिड ने दिया है। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग करते हैं। बाकी भूगर्भीय इतिहास है और इसको हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे किस समय काल में क्या हुआ। ठीक है, तो मित्रों अगले उसमें वीडियो में मिलेंगे और इसको हम तब देखेंगे पूरा डिटेल में, क्योंकि इसमें लगेगा टाइम, तो इसको हम लोग नए वीडियो में लाएंगे। और जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपकी ये पॉलिटी की भी सीरीज साथ में चल रही है, ज्योग्राफी की मैं चला रहा हूँ, प्लस करंट अफेयर का एक डेली वीडियो आएगा। करंट अफेयर आप जरूर देखिए, 50 क्वेश्चन उसमें होंगे। आपकी जो पीसीएस की परीक्षा है उसको टारगेट करके मैं कर रहा हूँ, और आप एसएससी की परीक्षा दें, बीपीएससी की दें। देखिए लोगों में कन्फ्यूजन हो जाती है कि सर करंट अफेयर के लिए क्या करें। करंट अफेयर के लिए डेली आप क्वेश्चन आप देख रहे हैं, हमने 50 क्वेश्चन डाल रहा हूँ, और आगे भी ऐसे पढ़ते रहेंगे। और आप देखिएगा जो भी वीडियो पढ़े अभी 1 महीने के अंदर, आप उसको जरूर देखें, क्योंकि जो भी पढ़ाया जाता है 1 साल का पढ़ाया जाता है, तो उससे आपके अभी एग्ज़ाम तक की बहुत काम आएगा। तो मिलेंगे नए वीडियो में। तो जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।